जी, तो आज हम पढ़ेंगे न्यूक्लियस के बारे में। ये ज़रूरी है कि इसका तर्जुमा है मरकज़ी। हर सेल का मरकज़ी ऑर्गेनल यही है। मरकज़ी दो सेंस में है, बाद सेल्स में तो लोकेशन इसकी मरकज़ है, और दूसरा सेंस ये है कि ये सेल की तमाम एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है, कि मरकज़ी किरदार अदा करता है। सबसे पहले इसकी अकरेंस ये यूकैरियोट्स में डेफिनेटली पाया जाता है, या डेफिनेट और वाज़ेह मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस मौजूद है, जबकि प्रोकैरियोटिक सेल्स में सिर्फ न्यूक्लियर मटेरियल पाया जाता है इसका। और इस न्यूक्लियर मटेरियल को बाज़ औक़ात न्यूक्लियोइड भी कहते हैं, न्यूक्लियर रीजन भी कहते हैं, या जेनेटिक मटेरियल भी कहते हैं। तो इन सब का मफ़हूम वही है। अच्छा, इसकी लोकेशन in most animal cells it is found in the center, सेल के सेंटर में पाया जाता है। लेकिन एनिमल्स में कुछ ऐसे सेल्स हो सकते हैं जैसे कार्डियक मसल्स के सेल्स, जिसमें ये साइड पे हो सकता है, जबकि इन प्लांट सेल्स, प्लांट के सारे सेल्स में तकरीबन इट इज फाउंड एट अ साइड, किसी एक तरफ पाया जाता है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लार्ज वैक्यूल। लेकिन एक बात और याद रखें, पौधों के मेजॉरिटी सेल्स तो इस तरह से हैं, वैक्यूल होने की वजह से न्यूक्लियस साइड पे है, लेकिन कुछ ऐसे सेल्स भी हैं पौधों के जिसमें न्यूक्लियस सेंटर में पाया जाता है। ये एक्सेप्शनल केसेस हैं, ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज हैं, जबकि एनिमल के मेजॉरिटी ऑफ सेल्स के अंदर न्यूक्लियस सेंटर में पाया जाता है। अलबत्ता जो मसल्स के कुछ सेल्स हो सकते हैं जिनमें न्यूक्लियाई एक तो एक से ज़्यादा होते हैं, दूसरे वो साइड पे होते हैं, ये फ़र्क है। यहाँ से एक और बात भी हम क्लियर करके आगे बढ़ें, वो ये है कि इन मोस्ट सेल्स देयर इज ओनली वन न्यूक्लियस, जबकि कुछ ऐसे सेल्स हैं जिसमें न्यूक्लियस एक से ज़्यादा हो सकते हैं। जैसे आपने नाम सुना है पैरामीशियम, सीलिएट्स प्रोटोजोआ का ग्रुप है, आगे पढ़ेंगे, उनमें दो न्यूक्लियाई हैं। और एनिमल के जो मसल्स हैं, स्केलेटल मसल, वहाँ बहुत सारे हैं, इनको मल्टी न्यूक्लिएट कहते हैं। एक हो तो मोनोन्यूक्लिएट, दो हो तो बाई या डाई न्यूक्लिएट, ज़्यादा हो तो मल्टी न्यूक्लिएट या पॉलीन्यूक्लिएट कहते हैं। समटाइम्स कैरियो का लफ्ज़ भी इस्तेमाल होता है, मसलन फंजाई में ये लफ्ज़ बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होगा, जहाँ एक स्टेज पर उनके एक एक हाइफी में दो दो न्यूक्लियाई होते हैं, तो डाइकैरियोटिक कहलाते हैं। अगर ये न्यूक्लियाई शक्ल और साइज में भी एक दूसरे से डिफरेंट हों तो उनको हेटेरोकैरियोटिक भी कहते हैं। तो ये कहानियां हैं। बहरहाल ओवरऑल इस वक्त हम एक टिपिकल सेल को पढ़ रहे हैं, तो समझ लो कि न्यूक्लियस एक ही है और वो अपना काम कर रहा है, कंट्रोल करता है जी। तो अब देखते हैं इस न्यूक्लियस में क्या क्या पाया जाता है, न्यूक्लियस किन चीज़ों से बना है। तो ये होगा न्यूक्लियस की स्ट्रक्चर का जिक्र। तो न्यूक्लियस की स्ट्रक्चर देखेंगे तो हम कह सकते हैं कि न्यूक्लियस कंसिस्ट्स ऑफ 4 कंपोनेंट्स। इसके 4 हिस्से हैं। सबसे बाहर क्या है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। उसके बाद क्या है? न्यूक्लियोप्लाज्म। और इसके बाद क्या है? न्यूक्लियोलस। और आखिर में, आखिरी ये तरतीब तो नहीं है, फिर भी हम जिक्र आखिर में कर रहे हैं, वो है क्रोमेटिन नेटवर्क। क्रोमेटिन नेटवर्क। तो ये 4 हिस्सों पर मुश्तमिल है। अब हम इन चारों चीज़ों को एक एक करके डिस्कस करते हैं, फिर आखिर में हम नतीजे पर पहुंचेंगे इन सबको मिलाकर, कि जब न्यूक्लियस पूरा वजूद में आता है तो वो अपना काम कैसे करता है या क्या काम करता है। तो सबसे पहले डिस्कशन करेंगे हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इसके बारे में एक नुक्ता तो ये याद रखेंगे कि इट इज सिमिलर टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन जैसी ही है, बल्कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि सेल के अंदर मेम्ब्रेन सिर्फ उसी स्ट्रक्चर को कहा जाता है जिसकी कंपोजिशन और स्ट्रक्चर सेल मेम्ब्रेन जैसी है। ये सेल मेम्ब्रेन जैसी है, लेकिन विद फ्यू एक्सेप्शंस, बट इट इज डबल। सबसे बड़ा फर्क ये है कि ये डबल है, जबकि सेल मेम्ब्रेन सिंगल होती है। अच्छा, दोनों मेम्ब्रेन्स इसकी स्मूथ हैं। यहां से एक और बात पता चली
कि अभी तक न्यूक्लियस समेत हम 3 ऑर्गेनेल्स ऐसे पढ़ चुके हैं जो डबल मेम्ब्रेनस हैं। यही 3 ही हैं। कौन से? माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और अब न्यूक्लियस। अब मजीद थोड़ी सी इसकी डिटेल देखें। फर्ज करें ये एक सेल है, तो इसके अंदर न्यूक्लियस इस तरह से 2 मेम्ब्रेन्स पर मुश्तमिल है, एक आउटर मेम्ब्रेन और दूसरी इनर मेम्ब्रेन, और इन दोनों के बीच में इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस पाया जाएगा। आउटर मेम्ब्रेन पोरस है, बल्कि ये मेम्ब्रेन ही पोरस है। पोरस कैसे बनी है? बाज़ जगहों पर आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन आपस में मिल गई है। मिलने की वजह से पोर्स बने हैं। इन पोर्स को न्यूक्लियर पोर्स कहा जाता है। तो यहाँ फिर खुद जहन में सवाल आएगा कि सेल मेम्ब्रेन में तो ऐसे किसी पोर का जिक्र नहीं था, पोरस प्रोटीन जरूर थे, इस तरह के पोर्स तो नहीं थे। तो यहाँ क्यों रखा गया ये पोर या पोर्स क्यों रखे गए? तो उसकी वजह है न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के दरमियान बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स का भी आना जाना होता है। तो उन बड़े मॉलिक्यूल्स के लिए ये स्पेशल पोर्स रखे गए। मसलन कौन से बड़े मॉलिक्यूल्स? राइबोसोम्स अंदर बन के बाहर आते हैं। इसी तरह यहाँ सप्लाई या ट्रैफिकिंग ऑफ मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा है। बाहर से आपको न्यूक्लियोटाइड्स अंदर भेजने हैं, न्यूक्लियोटाइड्स फिर डीएनए और आरएनए बन के अंदर रहेंगे। तो ये जहन में रखना है। यानी एक बात हमें ये पता चली कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डबल है, ये पोरस है, ये दोनों पॉइंट सेल मेम्ब्रेन से डिफरेंट है इसके अलावा आउटर मेम्ब्रेन बहुत सारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ इन कांटेक्ट होती है। इनर मेम्ब्रेन का इनके साथ कांटेक्ट नहीं है, क्योंकि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सेल के साइटोप्लाज्म में पाया जाता है ना, अंदर तो नहीं होता। तो अब इसके अलावा बाकी वही लिपिड बाइलेयर, फॉस्फोलिपिड्स, प्रोटीन मॉलिक्यूल्स एम्बेडेड। अलबत्ता यहाँ कार्बोहाइड्रेट का मौजूद होना इतना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट यहाँ पर बाहर थे और वो सेल के मार्कर थे, सेल की पहचान के लिए। तो ये अंदर इनकी खास जरूरत नहीं है। अच्छा, अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या करती है? इट रेगुलेट्स मूवमेंट ऑफ मटेरियल्स फ्रॉम एंड टू द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म से अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म में आने वाले मॉलिक्यूल्स, इनको ये कंट्रोल करेगी। न्यूक्लियोप्लाज्म से बाहर साइटोप्लाज्म में जाने वाले मॉलिक्यूल्स, इनको कंट्रोल करेगी और न्यूक्लियस का एरिया डिफाइन करेगी। न्यूक्लियस कहाँ से शुरू होता है, इसका तायुन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से किया जाएगा। समझ आ गई बात? बस इतना काफी है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बारे में। अब हम आते हैं जी, डबल मेम्ब्रेन का होता है ना, तो इनकी कंपोजिशन बिल्कुल सेम होगी। सेम दोनों मेम्ब्रेन सेम है। अलबत्ता ये थोड़ा बहुत हो सकता है कि आउटर मेम्ब्रेन के साथ वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अटैच हैं, तो इसकी वजह से इसकी कंपोजिशन थोड़ी सी डिफरेंट हो सकती है, लेकिन वो तो बाद में अटैच हो गए ना। मेम्ब्रेन डबल और सिंगल होने में मतलब क्यों जरूरत है डबल? हाँ, ये बहुत बड़ा सवाल है। मेम्ब्रेन डबल क्यों हुई है, तो इसके बारे में 2 थ्योरीज हैं इवोल्यूशन की। एक को मेम्ब्रेन इन्वेजिनेशन थ्योरी कहते हैं, दूसरे को एंडोसाइटोसिस थ्योरी कहते हैं। उसके हिसाब से ये समझा जाता है कि ये न्यूक्लियस और माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट दरअसल छोटे छोटे बैक्टीरिया थे, जिनको बाज बड़े सेल्स ने इनगल्फ किया। तो इनकी अपनी मेम्ब्रेन भी थी, वो इनगल्फ करने वाले की मेम्ब्रेन भी इसके गिर्द लग गई, लिहाजा ये डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड हो गई। तो इवोल्यूशन का कंसेप्ट तो ये है बैक्टीरिया से जी। जबकि दूसरा कंसेप्ट ये कहता है कि ऐसा नहीं है, ये अहम है इसलिए इनकी गैर मामूली हिफाजत की गई है। तीनों ऑर्गेनल के काम को भी देखें तो पता चलता है कि अहम तरीन काम ये कर रहे हैं। इसने सेल को पूरे को कंट्रोल करना है, माइटोकॉन्ड्रिया ने पूरे सेल को एनर्जी सप्लाई करना है, और क्लोरोप्लास्ट ने फोटोसिंथेसिस करके सेल के खुराक बनाना है। तो ये तीनों गैर मामूली अहमियत के हामिल हैं, इसलिए शायद डबल मेम्ब्रेनस हो गए हो। ये भी एक राय है। ठीक हो गया? तो अब हम आते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म की तरफ। न्यूक्लियोप्लाज्म को हम आसानी से समझने के लिए कह सकते हैं पार्ट ऑफ प्रोटोप्लाज्म इनसाइड ऑफ न्यूक्लियस इज कॉल्ड न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या लिखेंगे? पार्ट ऑफ प्रोटोप्लाज्म इनसाइड ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज कॉल्ड न्यूक्लियोप्लाज्म।
inside of मेम्ब्रेन भी प्रोटोप्लाज्म में आते हैं ना सर? जी जी मेम्ब्रेन भी आता है, ऑर्गेनेल्स भी आते हैं, सब कुछ आता है, लेकिन इसके बावजूद जब हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं, प्लाज्म लिक्विड को कहते हैं, जी। तो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म ये ज्यादा नुमाया हिस्से हैं इसके। तो ये कहने से थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है। इसको जरा देख लें। फर्ज करें ये हमारी न्यूक्लियस है, इसके अंदर जो है उसको हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। अगर ये जुमला मान लें, जी बेटा, अच्छा मैं आपको बता रहा हूं, जी अगर हम इस जुमले को माने, इस जुमले को माने जी जी कि ये पार्ट ऑफ प्रोटोप्लाज्म इनसाइड ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, तो इसका मतलब इसकी कंपोजिशन और साइटोप्लाज्म की कंपोजिशन सेम होनी चाहिए। मेरा सवाल समझे कि नहीं? यस जी सर। मैं ये कह रहा हूँ कि ये सेल है पूरा, यस ये साइटोप्लाज्म है, ये प्रोटोप्लाज्म न्यूक्लियोप्लाज्म है, दोनों मिलकर प्रोटोप्लाज्म बनते हैं। तो जहन में सवाल आता है कि क्या न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म एक जैसे हैं? तो किसी हद तक एक जैसे हैं, लेकिन फर्क है। किसी हद तक एक जैसे का मतलब दोनों में 90% वाटर है, दोनों में 10% डिसॉल्व एंड कोलाइडल एंड सस्पेंडेड सब्सटेंसेस है, लेकिन केमिकल कंपोजिशन में काफी फर्क है। मसलन न्यूक्लियोप्लाज्म इस न्यूक्लियोप्लाज्म में क्या मुख्तलिफ है? यहाँ फ्री न्यूक्लियोटाइड्स पाए जाते हैं। ये न्यूक्लियोटाइड्स क्या है? न्यूक्लिक एसिड्स के यूनिट्स हैं, जो साइटोप्लाज्म में होना जरूरी नहीं, हालांकि आए हैं, गुजर के आए होंगे उधर से, लेकिन रिजाइड तो इधर कर रहे हैं, ये फर्क है। इसी तरह मेनी एंजाइम्स, बहुत सारे एंजाइम्स वो हैं जो यहाँ हैं, बाहर नहीं। तो ये क्यों? ये वो एंजाइम होंगे जो न्यूक्लियस के कामों को डील करेंगे, जनरल मेटाबॉलिज्म को डील नहीं करते, इसमें भी फर्क है। यहाँ पर पाया जाता है डीएनए, यहाँ पर पाए जाते हैं आरएनए। ये आरएनए तो खैर दोनों जगह पाया जाता है, लेकिन डीएनए सिर्फ न्यूक्लियस में पाया जाता है। तो ये केमिकल कंपोजिशन का फर्क है। इसके अलावा यहाँ न्यूक्लियोलस के एरिया में कुछ और सब्सटेंसेस पाए जाते हैं, ये भी डिफरेंट है। तो इसका मतलब ये हम कह सकते हैं जनरली साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म सेम हो सकते हैं, बट इन डिटेल्स दे आर डिफरेंट। तफसील में जाएंगे तो फर्क है, सरसरी तौर पर देखेंगे तो दोनों सेम, क्योंकि बोथ आर पार्ट ऑफ प्रोटोप्लाज्म। ठीक हो गया? तो इसी न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमेटिन नेटवर्क था वो भी है, यहाँ पर क्रोमोसोम भी हैं, यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड्स भी हैं, यहाँ पर इनको डील करने वाले एंजाइम्स भी हैं, वो सब डिफरेंट हैं, अदरवाइज ये सेम। तो अब न्यूक्लियोप्लाज्म का काम क्या है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का तो काम था कि ये न्यूक्लियस के हुदूद डिफाइन करती है, न्यूक्लियस में ट्रांसपोर्ट को कंट्रोल करती है, न्यूक्लियस का एक तरह से डिफेंस भी करती है। न्यूक्लियोप्लाज्म क्या काम करता है? All the activities of nucleus take place in न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियस में जो कुछ भी होता है वो सारी एक्टिविटीज न्यूक्लियोप्लाज्म में होंगी। तो अब न्यूक्लियस में क्या होता है? डीएनए रेप्लिकेट होता है, डीएनए से आरएनए बनता है, राइबोसोमल आरएनए और प्रोटीन मिलकर राइबोसोम्स बनते हैं। तो ये बहुत सारे काम इधर होते हैं। तो इसलिए जो भी न्यूक्लियस के काम होंगे वो सब के सब न्यूक्लियोप्लाज्म में होंगे। ये भी हो गई बात क्लियर। अब हम आते हैं न्यूक्लियोलस की तरफ। न्यूक्लियोलस, इसके बारे में शुरू में तो ये कहा जाता है कि न्यूक्लियस के अंदर एक और छोटा न्यूक्लियस होता है, हमें तो ये बताया गया था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब इसकी डिटेल सामने आ गई है। ये फर्ज करें हमारा सेल है और ये फर्ज करें हमारा न्यूक्लियस है, और इसी न्यूक्लियस में इसके एक खास अहाते में कुछ डेंस रीजन पाया जाता है। उस डेंस रीजन को न्यूक्लियोलस कहा जाता है। मैं बहुत एहतियात से वर्ड से इस्तेमाल करता हूँ या कर रहा हूँ। डेंस रीजन इसलिए कहा कि किसी के जहन में ये ना आए कि ये कोई मेम्ब्रेन बाउंडेड जगह है, ऐसा नहीं है। ये मेम्ब्रेन बाउंडेड जगह नहीं है, अलबत्ता यहाँ पर कुछ केमिकल्स बाकी न्यूक्लियोप्लाज्म के मुकाबले में कुछ ज्यादा थिकली पैक्ड है, जिसकी वजह से ये और ज्यादा गाढ़ा हो गया है। और अगर तफसील में जाएं तो इसके किनारे ग्रेन्युलर हैं, सेंटर फाइब्रस है न्यूक्लियोलस का। इसी को बड़ा करता हूं मैं।
किनारों पे देखेंगे तो आपको ऐसे दानेदार चीजें नजर आएंगी, और इसके मरकज में देखें तो फाइबरस चीजें नजर आएंगी। तो ऐसा क्यों है? ये इसलिए है कि जो दानेदार पोर्शन है किनारों वाला, वो राइबोसोम के सब यूनिट्स हैं। राइबोसोम के तो दो सब यूनिट होते थे ना, क्या क्या थे? लार्ज सब यूनिट एंड स्मॉल सब यूनिट। इसका मतलब यहाँ किनारों पर राइबोसोम बनाए जा रहे हैं, और सेंटर में फाइबर्स हैं। वो क्या है? वो आरएनए की प्रोसेसिंग होती है, खास तौर पर मैसेंजर आरएनए। देखें, ये डीएनए है, इस डीएनए की कॉपी हुई है आरएनए में। इस आरएनए के दोनों एंड्स रिएक्टिव हैं। इनको यहां से अगर डायरेक्ट बाहर साइटोप्लाज्म में भेजेंगे तो रिएक्टिव एंड के साथ कोई और चीज जुड़ सकती है, तो उसकी कंपोजिशन खराब होगी। इसलिए इस आरएनए को पहले न्यूक्लियोलस में ले जाया जाएगा, और न्यूक्लियोलस के सेंटर में इस आरएनए की प्रोसेसिंग होगी। प्रोसेसिंग का मतलब उसके दोनों रिएक्टिव एंड्स को बंद करके, अगर उसका कोई गैर जरूरी पार्ट है तो उसको काट के परफेक्ट बनाने के बाद फिर यहां से इसको बाहर निकाला जाएगा। तो इसका मतलब है कि न्यूक्लियोलस में दो काम हो रहे हैं। फंक्शन ऑफ न्यूक्लियोलस, पहला काम, राइबोसोम्स आर असेंबल्ड। असेंबल का मतलब ये है कि किसी के पार्ट्स पुर्जे हैं तो उनको जोड़ा जाए। राइबोसोम दूसरे अल्फाज में कह सकते हैं राइबोसोम यहां बनते हैं। दूसरा काम इसका क्या है? आरएनए प्रोसेसिंग टेक्स प्लेस हियर। प्रोसेसिंग का मतलब मैंने आपको बताया कि आरएनए में, खास तौर पर मैसेंजर आरएनए में, अगर कोई गैर जरूरी टुकड़ा है तो उसको काट के फेंक दिया जाए, जरूरी टुकड़ों को दोबारा जोड़ा जाए, और उसके जो दो रिएक्टिव एंड्स हैं उन रिएक्टिव एंड्स को नॉन रिएक्टिव बनाया जाए। ये इधर होता है। तो न्यूक्लियोलस का फंक्शन समझ में आया? yes. अच्छा, यहाँ एक और नुकता बहुत अहम है। बाज सेल्स में न्यूक्लियोलाई एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। कम से कम एक न्यूक्लियोलस तो जरूरी है। बाज सेल्स में न्यूक्लियोलस एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। ये डिपेंड करता है सेल की जरूरत के मुताबिक। सर, ये भी इनहेरिटेड होता है ना? इनहेरिट तो हर चीज होती है, लेकिन थ्रू डीएनए होती है, डायरेक्ट नहीं होती है। जिसके डीएनए में जो है उसी हिसाब से ये एक्सप्रेस हो रहा है। तो फर्ज करें अगर किसी में एक न्यूक्लियोलस है तो उसके डीएनए में ये प्रोग्राम लिखा होता है कि इसके पास एक होना चाहिए। तो वो आगे क्रोमोसोम के उसमें बताऊंगा। हमें पता कैसे चलेगा? अगर हम डीएनए से पता चलाना चाहें कि इस सेल में न्यूक्लियोलस एक है या ज्यादा है, तो कैसे पता चलाएं? तो जब क्रोमोसोम बनेगा तो पता चलेगा। क्रोमोसोम में कंडेंस होगा तो पता चलेगा कि किस सेल में कितने न्यूक्लियोलाई होने चाहिए। ठीक हो गया बच्चे? सर, उसके कंडेंस होने से कैसे पता चलेगा? जी, कंडेंस होने से कैसे? मैं अभी बताता हूँ ना आपको, क्योंकि इसके बाद हमारा अगला मौजू क्रोमोसोम भी है। तो न्यूक्लियस की तीन चीजें हम पढ़ चुके हैं। अब चौथी चीज है क्रोमेटिन नेटवर्क। क्रोमेटिन नेटवर्क का तर्जुमा यह है रंगीन नेटवर्क। नेटवर्क किसे कहते हैं? जालदारी उर्दू में ये है, यानी एक इर्रेगुलर, डिसऑर्गेनाइज्ड फाइब्रिल्स का एक जाल है, उसको क्रोमेटिन नेटवर्क कहते हैं। अच्छा, ये नाम क्यों पड़ गया है? क्योंकि आप जानते हैं सेल ट्रांसपेरेंट होते हैं इन मोस्ट केसेस। उनको माइक्रोस्कोप में देखने से पहले उन पर कोई रंग लगाया जाता है। स्टेनिंग कहते हैं ना, बायोलॉजिकल स्टेनिंग। जब रंग लगाते थे तो बाकी न्यूक्लियस के मुकाबले में ये हिस्सा कुछ ज्यादा ही रंगीन होकर धागों की तरह नजर आता था, इसलिए इसको क्रोमेटिन नेटवर्क कहा गया। लेकिन एक नॉन डिवाइडिंग सेल में ये क्रोमेटिन नेटवर्क की शक्ल में होता है। डिवाइडिंग सेल में ये कंडेंस होता है, तब इसको कहते हैं क्रोमोसोम। तो क्रोमोसोम्स का तर्जुमा क्या है? रंगीन अजसाम, यानी यूं समझो उलझे हुए धागों का एक नेटवर्क था। तब वो क्या था? क्रोमेटिन नेटवर्क। उसको आपने कॉइल करके रील की शक्ल बनाई। अब ये रील, धागे का रील क्या कहलाएगा? क्रोमोसोम कहलाएगा। अब देखते हैं हम इस क्रोमोसोम की क्या कैफियत है। लेकिन मैं शर्तें भी बता दूं कब ये क्रोमेटिन होगा, कब क्रोमोसोम होगा। जब सेल डिवाइड नहीं हो रहा हो तो ऐसी सूरत में ये क्रोमेटिन नेटवर्क होगा, और ये क्रोमेटिन नेटवर्क न्यूक्लियस के अंदर भरा हुआ नजर आएगा इर्रेगुलर तरीके से।
लेकिन अगर सेल डिवाइड हो रहा तो फिर ये मटेरियल पैकेजिंग कंडीशन में आएगा। पैकेजिंग होने के बाद अब ये हमें इस तरह नजर आएगा, तो ये कंडेंस फॉर्म कहलाती है। कंडेंस क्या है? कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम से मुराद है फोल्डिंग, कॉइलिंग एंड स्पिनिंग ऑफ क्रोमेटिन नेटवर्क इनटू विजिबल स्ट्रक्चर्स। ये क्रोमेटिन नेटवर्क हमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में तो नजर आता है, लाइट माइक्रोस्कोप में वाज़ेह नहीं होता है, लेकिन क्रोमोसोम बनने के बाद ये लाइट माइक्रोस्कोप से भी देखे जा सकते हैं। अच्छा, डिवाइडिंग सेल में क्रोमोसोम इस तरह भी नहीं होते, ये आमतौर पर इस तरह से डबल होते हैं, उसको रेप्लिकेटेड फॉर्म कहते हैं। रेप्लिका हूबहू कॉपी को कहते हैं। तो हूबहू कॉपी बन चुके होते हैं ये रेप्लिकेटेड ये क्रोमोसोम से। अब ये क्रोमोसोम असल शक्ल इनकी क्या है वो आपको मैं दिखाता हूँ। क्रोमोसोम को बाहर निकाल के देखेंगे तो इसके यहाँ दरमियान में एक गिरह लगी होगी, इसको प्राइमरी कंस्ट्रक्शन कहते हैं, और यही सेंट्रोमेयर भी कहलाती है। सेंट्रोमेयर इज आल्सो कॉल्ड प्राइमरी कंस्ट्रक्शन। बेटा इधर जरा तवज्जो करना। प्राइमरी कंस्ट्रक्शन हर क्रोमोसोम का लाजमी हिस्सा है। बाज क्रोमोसोम्स में एक और कंस्ट्रक्शन हो सकती है, किसी और जगह भी इस तरह की गिरा लगी होती है, उसको कहते हैं सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन। ये सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन वो जगह है जिसमें वो जीन्स हैं जिससे न्यूक्लियोलस बनता है। तो बेटा आपका जो सवाल था, न्यूक्लियोलस एक से ज्यादा है, हमें कैसे पता चलेगा? तो फर्ज करें ये इंसान का सेल है, तो इंसान के सेल में तो 46 क्रोमोसोम है। 46 में से अगर एक ही क्रोमोसोम पर ये सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन हुई तो हम समझेंगे न्यूक्लियोलस एक है। अगर एक से ज्यादा क्रोमोसोम में कई कंस्ट्रक्शन होंगी, जितने ये सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन उतने न्यूक्लियोलस। बात समझ में आई? इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों के अलग अलग फंक्शन है। सेंट्रोमियर का फंक्शन मैंने बताया आपको, ये सेल डिवीजन के वक्त माइटोटिक अपरेटस को अटैच करने की जगह फराहम करता है, जबकि सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन इसकी जगह पर वो जीन्स हैं जिसकी मदद से न्यूक्लियोलस बनेगा। तो जितने ज्यादा सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन होंगे उतने उस सेल के अंदर न्यूक्लियोलाई होंगे। न्यूक्लियोलस की जमा न्यूक्लियोलाई। समझ आ रहा है बेटा? अच्छा, अब क्रोमोसोम के पार्ट्स के नाम हैं। यह तो सेंट्रोमेयर हो गया, इसको क्या कहते हैं? आर्म कहते हैं, बाजू। अगर सेंट्रोमेयर सेंटर में हुआ तो दो बाजू होंगे, सेंट्रोमेयर बाजू का एंड पे होता तो उस वक्त एक आर्म होगा क्रोमोसोम का। दूसरी बात यह है, ये दोबारा जरा इधर देखिए, ये क्रोमोसोम है, ये सेंट्रोमेयर है, ये आर्म है, इसके एंड को टीलोमेयर कहा जाता है। मेयर टुकड़े को कहते हैं। टीलोमेयर का मतलब क्या? आखिरी टुकड़ा, टेल वाला। टेल हमेशा आखिर में होती है ना। इसी तरह इसमें इस वक्त शायद हमें इतनी डिटेल्स की जरूरत नहीं है, इसमें जंक डीएनए भी होता है। जंक डीएनए उसको कहते हैं जो इस क्रोमोसोम में फंक्शनलेस है, किसी और क्रोमोसोम में या किसी और सेल में हो सकता है ये काम का। मेरी बात समझ में आ रही है? मैं मिसाल देता हूं। आप फुटबॉल खेलते हैं, फर्ज करें तो फुटबॉल के शूज पहनते हैं। फुटबॉल के शूज आपके किस वक्त काम आएंगे? जब आप ग्राउंड में होंगे। वही फुटबॉल शूज पहन के पार्टी में जाएंगे तो कैसा लगेगा? सब देखेंगे ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक क्रोमोसोम के ऊपर जिस पोर्शन में एक सेल में एक क्रोमोसोम है, उसका एक खास पार्ट जंक डीएनए या सैटेलाइट कहलाता है। किसी और सेल में यही सैटेलाइट फंक्शनल हो सकता है, उसका सैटेलाइट कोई और होगा। सैटेलाइट भी कहते हैं इसको, जंक डीएनए भी कहते हैं। अच्छा, अब क्रोमोसोम की तादाद हर सेल में फिक्स होती है। हर सेल से मुराद हर स्पीशी के सेल में फिक्स होती है। मसलन इंसान एक स्पीशी है, इंसान में लाखों करोड़ों अरबों सेल्स हैं, हर सेल में 46 क्रोमोसोम फिक्स है हमारी तरह। इसी तरह फ्रॉग में 26 क्रोमोसोम बताए जाते हैं, पी प्लांट में 14 क्रोमोसोम बताए जाते हैं, चिंपैंजी में 48 क्रोमोसोम बताए जाते हैं। तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज फिक्स्ड इन ऑल सेल्स ऑफ अ स्पीशीज, और इससे पहचाना जाता है। यहाँ एक और नुकता याद रखें, क्रोमोसोम ज्यादा होने से कोई स्पीशी बहुत आला या कमतर नहीं होती है। क्रोमोसोम की तादाद का स्पीशीज की जो लेवल है उससे कोई ताल्लुक नहीं है। बैक्टीरिया में एक ही क्रोमोसोम, फंजाई में अमूमन
एक सिंगल क्रोमोसोम या ऑड नंबर में होता है। तो 500 भी क्रोमोसोम है बहुत सारे जानदारों के, और एक क्रोमोसोम वाले भी जानदार हैं। तो ये इनका है। अब देखते हैं ये क्रोमोसोम किस चीज से बना है। कंपोजिशन ऑफ क्रोमोसोम और क्रोमेटिन मटेरियल तो सेम होगी ना, जी सर। कोई फर्क नहीं होना चाहिए। यहाँ बहुत जरूरी नुकता आपको बताता हूँ ताकि हमें क्लियर हो जाए। ये कंपोजिशन आगे किसी और चैप्टर में हम तफसील से पढ़ने वाले हैं, यहाँ क्योंकि हमें तजस्सुस होगा कि सेल को कंट्रोल कैसे करता है, इसलिए बता रहे हैं। क्रोमोसोम इज कंपोज्ड ऑफ 60% प्रोटीन्स और 40% डीएनए। दो चीजों से मिलकर बना है। इसमें डीएनए भी है, इसमें प्रोटीन्स भी है, और जो प्रोटीन्स हैं वो हिस्टोन्स हैं। यहां पर आके याद आया, न्यूक्लियोप्लाज्म में एक खास बात ये भी है कि वहां हिस्टोन होता है, साइटोप्लाज्म में वो नहीं होता। हिस्टोन क्या है? ग्लोब्यूलर प्रोटीन जो सिर्फ क्रोमोसोम में पाया जाता है। तो क्रोमोसोम इज कंपोज्ड ऑफ 60% हिस्टोन प्रोटीन्स एंड 40% डीएनए। ये इस तरह है, एक झलक दिखा रहा हूं, बाकी मैं लंबा चौड़ा नहीं करना। ये डीएनए डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल है, ये इस तरह से है, बिजली के तार की तरह। और हिस्टोन्स इस तरह ग्रुप में होते हैं, 8 मॉलिक्यूल एक साथ। इनके गिर्द ये डीएनए लिपटता है 2 दफा लिपट के आगे बढ़ता है। तो अब दोनों, इसको न्यूक्लियोसोम भी कह सकते हैं आप, क्योंकि ये दोनों का कंजुगेटेड है, जुड़े हुए बॉन्डेड। हर 200 न्यूक्लियोटाइड के बाद इस तरह के हिस्टोन का एक ग्रुप आता है, फिर उसके गिर्द ये लिपट के आगे बढ़ता है। दोनों को मिलाकर तो क्रोमोसोम कहते हैं। इसमें खालिस जो डीएनए का टुकड़ा है, इसको जीन कहते हैं। तो जीन इज एन इंटेक्ट पीस ऑफ डीएनए। कितना लंबा, उसकी लेंथ वेरी हो सकती है। कोई जीन सिर्फ इतने टुकड़े पर मुश्तमिल होता है, कोई जीन इससे दुगना लंबा हो सकता है। और यही वो जीन है जो यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस करता है। इस जीन से आरएनए बनता है, इस आरएनए से प्रोटीन बनते हैं। तो प्रोटीन इजहार है इसका, किसी खुसूसियत को शो करने की जिम्मेदारी प्रोटीन की। और यहाँ ये भी एक जुमला अर्ज करूँ कि किसी प्रोटीन की खूबियों का दारोमदार उसमें कितने अमाइनो एसिड हैं, कौन कौन से अमाइनो एसिड हैं, उनकी तरतीब क्या है, उससे प्रोटीन की खूबियां बनती हैं। और इस सारी तरतीब का जिम्मेदार ये डीएनए, यही जीन है। तो जीन कंट्रोल्स ऑल एक्टिविटीज इन सेल। अब हम इज्तिमाई तौर पर बताते हैं, क्योंकि सेल के न्यूक्लियस में क्रोमोसोम होता है, क्रोमोसोम में जीन होता है, और जीन के जरिए न्यूक्लियस सेल की ऑल एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। तो अब हम यूं कह लें कि न्यूक्लियस कंट्रोल्स ऑल एक्टिविटीज ऑफ सेल, देयरफॉर न्यूक्लियस इज कॉल्ड द ब्रेन ऑफ सेल। इसको सेल का दिमाग कहा जाता है। लेकिन फिर सवाल उठेगा, न्यूक्लियस कैसे कंट्रोल करता है? तो हम कहेंगे न्यूक्लियस में जीन्स होते हैं, वो जीन कंट्रोल करते हैं, एक एक खूबी को एक एक जीन कंट्रोल करता है। इस तरह ओवरऑल सेल की तमाम एक्टिविटीज को न्यूक्लियस कंट्रोल करता है। इवन सेल की मौत भी इसी जीन की सूरत में लिखी हुई होती। नेक्रोसिस एंड एपोप्टोसिस आपने पढ़ा, प्रोग्राम डेथ ऑफ सेल इज कॉल्ड एपोप्टोसिस। वो भी इसी तरह जीन्स हैं। वो जीन एक्टिव हो जाएंगे, लाइसोसोम बनेंगे, वो लाइसोसोम सारे ऑर्गेनल्स को खा जाएंगे, तो ऑटोलाइसिस हो जाएगा, तो सेल मर जाएगा। समझ आएगी बेटा? नींद भी आ गई थोड़ी सी जी। दोबारा से पूछें। डीएनए प्रोटीन का बना हुआ नहीं है, डीएनए की मदद करने वाले ये प्रोटीन है। डीएनए तो न्यूक्लिक एसिड है, ये न्यूक्लियोटाइड्स है, प्रोटीन उसकी मदद के लिए। ठीक हो गया? तो दोनों की कंपोजिशन में बहुत सारा फर्क है।